जय हिंद बच्चों, मेरी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के दूसरे पाठ में अपन ने एस्किमो जनजाति के आखेट के बारे में पढ़ लिया था और उनके भोजन और वस्त्रों के बारे में पढ़ लिया था। अगला अपना पॉइंट है निवास ग्रह। तो निवास ग्रह के बारे में अभी अपन जानेंगे, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। निवास ग्रह, इनके मकान बर्फ़, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं। जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो अपने जो मकान हैं वो बर्फ़ के बनाते हैं, पत्थर के बनाते हैं, हड्डियों तथा खालों से बनाते हैं। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, इग्लू एस्किमो का बर्फ़ का घर, ये इस प्रकार से बर्फ़ का घर होता है। शीतकाल में बर्फ़ के मकान को इग्लू कहते हैं। 5-6 फीट भूमिगत व 2-3 फीट ऊपर उठे लकड़ी व हेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। तो ये इग्लू है, ये शीतकाल में ये मकान एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा 5-6 फीट भूमिगत व 2-3 फीट ऊपर उठे लकड़ी व व्हेल की हड्डियों के ढांचे से भी एक मकान बनाया जाता है, जिसको कर्मक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा हुआ होता है। ग्रीष्मकाल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू में रहते हैं। जिस प्रकार से आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एस्किमो जनजाति के अस्थायी आवास, यहाँ पे अस्थायी तंबू है। ग्रीष्मकाल में इस प्रकार के अस्थायी तंबू में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हालांकि ग्रीष्मकाल नहीं होती, बसंतकाल होती है। ग्रीष्मकाल में भी वहाँ पे बर्फ़ ही पड़ती है, लेकिन शीतकाल में जितनी बर्फ़ पड़ती है उसकी तुलना में ग्रीष्मकाल में कम बर्फ़ पड़ती है। तो उस कम बर्फ़ में भी इनको आराम मिलता है और ये तंबू बना लेते हैं और तंबू में निवास करते हैं। लेकिन शीतकाल में ये इग्लू बनाते हैं और कर्मक नाम के अपने घर बनाते हैं। कर्मक नाम का घर जो कि 5-6 फीट तो भूमिगत होता है और 2-3 फीट ऊपर उठा हुआ होता है। अगला है अपना यंत्र व उपकरण। अब इनके यंत्रों में क्या क्या है? कयाक, चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव जो 5 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर चौड़ी होती है। ये एस्किमो जनजाति की एक प्रकार की नाव होती है जो चमड़े से बनी हुई होती है। इसकी लंबाई 5 मीटर होती है और चौड़ाई 1.5 मीटर होती है। ऊमियाक, बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। ऊमियाक भी एक प्रकार से इनकी नाव है, जो जब व्हेल मछली का एस्किमो लोग शिकार करते हैं तो इस ऊमियाक नाव को ये काम में लेते हैं। हार्पून, सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है। यह हार्पून सील मछली के शिकार के लिए इस हार्पून का ये प्रयोग करते हैं। पहले भी इस पाठ में आपने पढ़ा है। इस हार्पून के पीछे की ओर एक रस्सी बंधी होती है, क्योंकि जब ये सील मछली का शिकार करते हैं तो इसको फेंक देते हैं और फेंकने के बाद में जब वो भालानुमा हथियार जो है इनका हार्पून, वो मछली के आर पार हो जाता है और उस रस्सी के माध्यम से फिर उस हार्पून को ये खींच लेते हैं, जिसके साथ में मछली भी उनके पास चली आती है, क्योंकि मछली हार्पून में फंसी हुई रहती है। अगला इनका जो यंत्र है वो है स्लेज, बर्फ़ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। तो बच्चों ये इसके पहिए नहीं होते, क्योंकि बर्फ़ की जो परत होती है वो जब वो बर्फ़ जमी रहती है तो उस पर काफ़ी फिसलन रहती है, इसलिए वहाँ पर पहिए की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये जो स्लेज गाड़ी है इसको बगैर पहिए से ही चलाया जाता है और उसको कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बर्फ़ पर ये रेंडियर जो है, कैरिबो रेंडियर जो है, एस्किमो स्लेज गाड़ी को खींचते हुए रेंडियर जो है वो इनकी गाड़ी को खींच रहे हैं, स्लेज गाड़ी को खींच रहे हैं। तो आप यंत्र और उपकरणों में आपने पढ़ा कयाक और ऊमियाक, ये दोनों तो नाव है इनकी। हार्पून जिसे जो कि भालानुमा हथियार होता है इनका, जिसे सील मछली का शिकार करते हैं। और स्लेज ये पहिए विहीन गाड़ी होती है जो बर्फ़ के ऊपर चलती है, जिसको कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। अगला पॉइंट है
अर्थव्यवस्था के बाद में अब अगला पॉइंट है समाज व संस्कृति। ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं, इनका जीवन घुमक्कड़ है। देखिए बच्चों, एक तो ये छोटे समूह में रहते हैं और दूसरा क्या आया, ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात ये कभी भी एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। ये एक स्थान से दूसरे या स्थान पर जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं और घूम कर ही अपना जीवन यापन करते हैं, आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। पितृवंशीय समाज है, अर्थात इनके परिवार का जो मुखिया है वो पिता होता है। इनमें बहुपत्नी प्रथा होती है, अर्थात एक पुरुष के अनेकों स्त्रियां भी होती है इनके। ग्रीष्म काल में कई उत्सव व समारोह मनाए जाते हैं। ग्रीष्म काल के दौरान जब बर्फ़ कम पड़ती है उस समय उत्सव और समारोह बनाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं। ये एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं। बच्चों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एस्किमो की भाषा कौन सी है या एस्किमो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये भाषा है एल्यूट। कई बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। ये परीक्षा की इम्पोर्टेंट से एक प्रश्न बन रहा है यहाँ पे कि एस्किमो लोग कठोर शीत ऋतु में क्या करते हैं। कठोर शीत ऋतु में बूढ़े व अशक्त व्यक्ति क्या करते हैं, तो जब भोजन की कमी होती है तो वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है। भोजन की कमी होने पर बूढ़े और अशक्त व्यक्ति क्या करते हैं, आत्महत्या। तो आगे इस प्रकार से ये था समाज और संस्कृति। अगला है अपना वातावरण समायोजन। आगे अपन जानेंगे वातावरण समायोजन के बारे में। एस्किमो दुर्गम सामान्य मानव के जीवन की कल्पना से परे कठोर जलवायु में एस्किमो जनजाति में वातावरण समायोजन की दक्षता अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। बच्चों, ये एक कठोर जलवायु में रहने वाली जनजाति है और एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे ये एक ऐसी जनजाति है जो कठोर वातावरण में जीवन यापन करती है और उस कठोर वातावरण में अपने आप को समायोजन कर रखी है वर्तमान में भी। तो ये वातावरण समायोजन का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। एस्किमो हिम का ही प्रयोग कर हिम निवास इग्लू बनाते हैं, अर्थात ये जो एस्किमो लोग हैं, ये जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ गिरती है वहाँ पर, उसी से ये अपने निवास इग्लू का निर्माण करते हैं, बर्फ़ से ये अपना घर बनाते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं। वालरस मतलब सी लायन, अपन ने पहले भी पढ़ा था जीव जंतु वाले पॉइंट में कि ये जो सी लायन की जो हड्डियाँ होती हैं उससे ये स्लेज गाड़ी का निर्माण करते हैं। हिम झंझाओं तथा हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से आँखों को बचाने के लिए आँख कवच का उपयोग करते हैं। बच्चों, जब वहाँ पर हिम की आंधियाँ चलती है अर्थात हिम झंझाएँ आती है और जब सूर्य की किरणें हिम पर पड़ती है, बर्फ़ पर पड़ती है, तो उससे होने वाली जो चमक है उससे आँखों को बचाने के लिए एक प्रकार का ये आँख कवच का उपयोग करते हैं, जिससे जो आँखों के ऊपर पड़ने वाली जो चमक है उससे बचा जा सके। तो आँख कवच इनका एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से ये बर्फ़ पर पड़ने वाली जो चमक होती है उससे अपने आप को बचाते हैं, अपनी आँखों को बचाते हैं। अगला बिंदु है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। एकाकी ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाले इस जनजाति का 1960 के पश्चात यूरोपियन व अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा है। आप सबको पता है जैसे कि एस्किमो जनजाति अलास्का में निवास करती है और यह ग्रीनलैंड में निवास करती है। इसके अलावा साइबेरियाई क्षेत्र जो एशिया का उत्तरी भाग है वहाँ पर निवास करती है। तो 1960 के पश्चात में ये जो जनजाति है ये यूरोपीय लोगों से और अलास्का में रहने वाले जो लोग हैं उनका अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा है। अब ये लोग आग्नेय अस्त्रों
बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे हैं, अर्थात अब ये आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग करने लगे हैं। कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव व स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग बढ़ा है। कयाक के स्थान पर, कयाक जो इनकी नाव थी उनके स्थान पर अब ये मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि ये अब आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ गए, इसलिए अब ये मोटर चालित नाव का उपयोग करने लगे हैं। स्लेज के स्थान पर ये स्नो स्कूटर का प्रयोग बढ़ाया, अर्थात बर्फ़ पर चलने वाला एक स्कूटर होता है उसका अब ये प्रयोग करने लगे हैं स्लेज के स्थान पर। आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा कि बर्फ़ पर चलने वाला एक स्कूटर होता है जिसपे स्कूटर की तरह उसका हैंडल होता है और उसको चलाया जाता है। पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा है। फर, समूर आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने से इनके पहनावे व रहन सहन की विधियों में भी बदलाव आया है। ये क्या करते हैं, फर व समूर से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाते हैं और ये मार्केट में बेचते हैं और इनसे इनको मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे ये आधुनिक प्रकार के जो कपड़े हैं वो खरीद करके पहनने लगे हैं। ताकि और अब इनके जो रहन सहन है उनकी विधि में बदलाव आया, क्योंकि मुद्रा मिलने से ये आधुनिक जो काम दैनिक कार्य की जो चीज़ें हैं वो खरीदने लग गए हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने व भरण पोषण सरल होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा व अलास्का में निरंतर बढ़ रही है। अभी जनसंख्या जो कनाडा के उत्तरी क्षेत्र और अलास्का में जो निवास करती है उनको अमेरिकी सरकार बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है और उनका भरण पोषण कर रहे हैं। इससे एस्किमो लोगों का जीवन काफ़ी आसान हो गया है, इस वजह से उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इनकी संख्या वृद्धि से टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब इनकी जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसके कारण टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अलास्का जो तटवर्ती क्षेत्र है, कनाडा का उत्तरी भाग है, वो भी तटीय क्षेत्र है। वहाँ पर अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ का जो पर्यावरण है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई प्रकार का कचरा वहाँ पर फैलेगा और वहाँ की जो पारिस्थितिकी है उसको नुकसान होगा। तो ये एक प्रकार से वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होने से जो तटवर्ती क्षेत्र है, टुंड्रा के तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ के पर्यावरण पर इन लोगों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। क्योंकि अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण पर्यावरण निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा। एक बार फिर से, इनकी संख्या वृद्धि से टुंड्रा के तटीय प्रदेशों के पर्यावरण पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संभव है कि 21वीं शताब्दी में एस्किमो का जनजातीय परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाए। अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ गए हैं और अब धीरे धीरे इनमें इनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में लगातार परिवर्तन हो रहा है और ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनके परिवेश में काफ़ी बदलाव आया है। और ऐसा माना जा रहा है कि 21वीं शताब्दी में एस्किमो लोगों का जो प्रारंभिक जीवन वो एक तरह से बदल जाएगा, अर्थात उनका प्रारंभिक जीवन एक तरह से ऐतिहासिक रह जाएगा। तो ये थी एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति के बारे में आपने जाना, उनके निवास क्षेत्र के बारे में जाना, आपने उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, वस्त्रों के बारे में, भोजन के बारे में, यंत्र उपकरण, आधुनिक संस्कृति से संपर्क, समाज व संस्कृति, इन चीज़ों के बारे में आपने जाना, वातावरण समायोजन के बारे में जाना। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये जनजाति महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है अपना बुशमैन। अब बुशमैन के बारे में अपन शुरू कर रहे हैं। लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में फैले बुशमैन सॉन, रव्वी व बसारवा के नाम से जाने जाते हैं। अफ्रीका के अंदर कालाहारी मरुस्थल है, वहाँ पर लगभग 20,000 वर्षों से ये बुशमैन जनजाति निवास करती है। इस बुशमैन को सॉन, रव्वी व बसारवा के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इसमें से एक प्रश्न बन रहा है कि
सोन, रवि व बसारवा के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? तो वो जनजाति है बुशमैन। ये संख्या में लगभग 10,000 रह गए हैं। वर्तमान में इनकी जनसंख्या 10,000 है। परंपरागत रूप से ये 20 अथवा उससे भी कम समूह में विचरण करते हैं। प्राचीन तरीके से रहने वाली ये जनजाति अब वर्तमान में केवल और केवल 20 समूह में विचरण करती है। ये मुख्यतः आखेटक व खाद्य संग्रहक है। अर्थात ये मुख्यतः क्या है? आखेटक, शिकार करने वाली जनजाति है, और खाद्य संग्रहक अर्थात जंगल से, वन क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री संग्रहण करती है और अपना जीवन यापन करती है। ये लोग नाट्यगत के होते हैं तथा निग्रिटो प्रजाति के समरूप हैं। नाट्यगत का मतलब ये छोटे कद के होते हैं तथा निग्रिटो प्रजाति के समरूप हैं। इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर निकले हुए होते हैं। जबड़े तथा मोटे होठ, इनके जबड़े भी बड़े होते हैं, होठ भी मोटे होते हैं, जो कि बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती है, अर्थात छोटी होती हैं। इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। कमर के पीछे बैक वाला हिस्सा है वो इनके भारी होते हैं। अगला पॉइंट है निवास क्षेत्र। बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है। बच्चों, इसमें एक प्रश्न बनता है कि बेचुआना लैंड क्या है, तो आपको बताना है बेचुआना लैंड बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित जो क्षेत्र है उसको बेचुआना लैंड कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। पशु जनित भोजन की आपूर्ति में यह प्रदेश अधिक धनी है। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हैं। जो बुशमैन लोग हैं एक तो कालाहारी मरुस्थल में हैं और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का जो उपोष्ण घास का मैदानी भाग है वहाँ पर ये निवास करते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देखो कौन कौन से देश हैं। ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करते हैं। तो सीधा सीधा एक प्रश्न बन रहा है कि बुशमैन जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, किन किन देशों में निवास करते हैं? दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, कालाहारी मरुस्थल बुशमैन का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में जो ये पीला जो क्षेत्र ये दिखाया गया है ये बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। कालाहारी मरुस्थल का धरातल उबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है। अर्थात यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है और यहाँ वर्षा औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है परंतु रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती हैं। तापमान वर्ष भर यहाँ पर ऊंचा रहता है लेकिन जो रात का समय है वो काफ़ी ठंडा होता है। यहाँ ग्रीष्म काल लंबा तथा शीतकाल बहुत छोटी अवधि का होता है। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि एस्किमो जनजाति का जो निवास क्षेत्र है उससे उल्टा ये क्षेत्र है। वहाँ पर शीतकाल लंबा होता है, यहाँ पर ग्रीष्मकाल लंबा होता है। वहाँ ग्रीष्मकाल छोटा होता है, यहाँ शीतकाल छोटा होता है बुशमैन निवास क्षेत्र में। बुशमैन निवास क्षेत्र में घास के मैदान व कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज त्यामा होता है जिसे जल पूर्ति के लिए मानव व पशु सभी चाहते हैं। अब इसमें से एक प्रश्न बन रहा है कि जहाँ पर बुशमैन जनजाति के लोग निवास करते हैं वहाँ पर एक प्रकार का तरबूज होता है जिससे जल की पूर्ति की जाती है। मानव और पशु दोनों ही जल की पूर्ति करते हैं। तो वह है त्यामा तरबूज, जिसके द्वारा ये अपनी प्यास बुझाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी प्राणी जात पाए जाते हैं। एक बात और बता दूं बच्चों में तरबूज के बारे में, त्यामा के बारे में, जब ये लोग शिकार करने के लिए निकलते हैं तब इनके पास पानी नहीं होता है तो ये जंगल में ये तरबूज, ये जिस प्रकार से आलू होता है वे ज़मीन के अंदर, उसी प्रकार से ये ज़मीन से खोद करके इस तरबूज को निकालते हैं और उसको साफ़ करके उसको खा लेते हैं, जिसमें बहुत सारा तरल होता है जिससे इनकी प्यास बुझ जाती है।
या अनेक प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी प्राणी जात पाए जाते हैं। कई तरह के हिरण, बड़े कोदू, स्टैनबॉक, गुनू खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, ज़ेब्रा, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा और सियार आदि पाए जाते हैं। ये कालारी मरुस्थल में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणी जात हैं। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में अवस्थित हैं। इसमें प्रश्न बन रहा है कि एटोसा राष्ट्रीय उद्यान किस मरुस्थल में है, तो कालारी मरुस्थल में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में अपन जानेंगे बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसको लाइक करेंगे। धन्यवाद।